जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। रीट मुख्य परीक्षा में अगर आपका स्कोर है वो कम बन रहा है या रीट परीक्षा के अंदर जो नज़दीक के दिन बचे इसमें हम क्या क्या पढ़ें जिससे हम क्या कर सकें, अपने स्कोर में सुधार कर सकें, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है। तो उनमें से हमें ऐसे टॉपिक पिक करने हैं जिनसे एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है और वो क्या हो, शॉर्ट में हो, तो हमारा वो क्वेश्चन सही हो पाए। तो इसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिएगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं वो सारे के सारे हम कर लेंगे। इसी प्रकार में रोज आपको एक एक दो दो टॉपिक है वो मैं देता रहूंगा और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, आपका शेयर करना, हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें सभी को लिंक शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर करना है। उसके बाद में मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे भी ये लगेगा कि आपको ये चीज़ें हैं वो बहुत शानदार तरीके से लग रही है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज पहले टॉपिक की, जिसमें पहला टॉपिक आता है अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इसका मिलेगा, अलग से इसको टॉपिक दे रखा है। तो देखो, हम बात करें इस क्लास में हम याद करने वाले हैं इसको, ज़्यादा हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो देखो, राजस्थान का राज्य जो वृक्ष होता है वो किसको कौन सा है, खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सभी को पता होगा। इसका वानस्पतिक नाम आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि खेजड़ी का जो वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या होता है। पोरोसोपिस सिनेरेरिया है वो नाम होता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम में, वानस्पतिक नाम, जो कि हमें क्या करना है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, पोरोसोपिस सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। देखो, खेजड़ी को हम रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो हमें पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, जिसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और यह इसे रेगिस्तान का क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आने वाला यह है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर कब किया गया, 1983 में इसको क्या कर दिया गया, राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया, याद कर लेना है। उसके बाद हम बात करें, देखो कि जो इसकी फली जो होती है, जो इसका हम कह सकते हैं एक तरीके से जो फ्रूट जो होता है, इसमें जो फल लगता है वो क्या होती है, सांगरी होती है, जो सब्जी बनाने के काम होती है, बहुत शानदार सब्जी है वो बनती है। तो इसकी जो फलियां होती है या आप कह सकते हो जो इस पे फ्रूट जो लगता है उसको क्या कहते हैं, हम सांगरी कहते हैं। और इसमें सुखा के भी सब्जी बनाई जाती है। और जो इसकी पत्तियां हैं उसको लूम या लूंग भी कहते हैं। ज़्यादातर इसको लूंग कहते हैं और बहुत सारे एरिया में इसको क्या कहते हैं, लूम भी कहा जाता है। जो चारे में जो भी अपने पशु है वो चारे में, उनके लिए चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें होगी खेजड़ी के बारे में। आगे देखो, विजयादशमी या दशहरे के दिन क्या की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। समी कहा जाता है इसको विश्नोई संप्रदाय में। तो विजयादशमी या दशहरे के दिन इसका क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। अब देखो, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लोक देवता गोगा जी हैं, जुझार जी हैं, जो उनके थान या मंदिर जो होते हैं वो इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। गोगा जी का, जुझार जी का जो मंदिर जो होता है वो किसके नीचे होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, तो जो थान बना हुआ होता है। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी व हरियाणी भाषा में क्या कहा जाता है, जंटी कहा जाता है। राजस्थान में भी बहुत जगह जंटी ही कहा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी या हरियाणवी में ज़्यादातर इसको जंटी कहते हैं और राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पे क्या कहते हैं, जंटी ही कहते हैं। तमिल भाषा में इसको क्या कहेंगे, पे में कहेंगे। तो खेजड़ी को तमिल भाषा में हम क्या कहते हैं, पे में कहते हैं। और कन्नड़ भाषा में बन्ना या बन्नी कहा जाता है और सिंधी भाषा में छोकड़ा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि सिंधी भाषा में जांटी जो या खेजड़ी है इसको क्या कहा जाता है, छोकड़ा कहा जाता है। और बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसको क्या कहा जाता है, समी कहा जाता है। खेजड़ी है इसको समी बिश्नोई संप्रदाय में, सिंधी भाषा में छोकड़ा, और कन्नड़ में बन्ना या बन्नी, और तमिल में पे में, और हरियाणवी और पंजाबी में जांटी। इसका थान होता है गोगा जी और जुझार जी, ऐसे बहुत सारे लोग देवता हैं उनके थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। और इसको स्थानीय भाषा में सिमलो भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो 12 सितंबर 1978 से प्रति वर्ष 12 सितंबर को क्या बनाया जाता है,
खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खेजड़ली दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 1978 से मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे भी कारण है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सन 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई, कौन, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर और नारियों ने, मतलब जो भी वहां पे थे, वहां के लोग जो थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी खेजड़ली वृक्षों को बचाने के लिए। किन के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, और 1730 में कहां पर, जोधपुर में। और इस उपलक्ष्य में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। तो एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है, खेजड़ली गांव जोधपुर में। और कब बढ़ता है, प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और 1730 में क्या हुआ था, ये कांड हुआ था। और 1994 में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो जब भी पूछे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, 1994 में। तो ये बात हो गई खेजड़ली से संबंधित। तो खेजड़ली की हमने बात कर ली कि इसको वानस्पतिक नाम इसका क्या है, इसको कब राज्य वृक्ष का दर्जा मिला, उसके बाद में अलग अलग इसके किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें है, जो अपना राज्य जो वृक्ष है खेजड़ी, उसके बारे में। अब देखो हम आगे बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य पशु। तो देखो राजस्थान के राज्य पशु में हम जब बात करते हैं तो हमें दो चीज देखने को मिलती है, एक तो चिंकारा और एक ऊंट। दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि इसमें दो श्रेणी होती है। एक तो आप बात करो जंगली, जो हमेशा अपने बात कर सकते हैं, आप सभी को पता है जंगली और पालतू में। पालतू अपने घरों में रहते हैं और जंगली क्या रहते हैं, जंगल वगैरह में ही रहेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी है, जंगली की पूछे तब तो चिंकारा, और आप पालतू को पूछे तो क्या करना है, हमें ऊंट करना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी जरूर करना है। आपका सहयोग रहेगा तो मैं ये सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाता रहूँगा। नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और हमें क्लास में ये चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो राजस्थान का राज्य पशु है वो दो होते हैं, चिंकारा और ऊंट। जब हम बात करें जंगली की तो चिंकारा होगा, और हम बात करेंगे पालतू की तो कौन होगा, ऊंट होगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले जंगली की। तो जंगली कौन होता है, चिंकारा। और इसका हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसमें होता है गजेला। गजेला जो कि बहुत बार पूछा गया है कि जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गजेला। गजेला। और चिंकारा को क्या कहते हैं हम, छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। तो चिंकारा को छोटा हिरण भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है वो गजेला। गजेला है, राजस्थान का राज्य पशु है, जंगली पशु की श्रेणी में। और यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है और राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। यह एक क्या है, एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। और चिंकारा चिंकारा को 1981 में क्या किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया। ये याद रखने वाली बात है। वैज्ञानिक नाम गजेला। गजेला, छोटा हिरण भी कहते हैं। कब घोषित किया गया, तो 1981 में चिंकारा को राज्य पशु है वो घोषित कर दिया गया था। वैज्ञानिक नाम गजेला। गजेला, छोटा हिरण भी कहते हैं और एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव। उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ जाए हमारे से कि जो चिंकारा होता है इसके लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, जयपुर का नाहरगढ़। और यह एक शर्मिला प्रजाति का जीव है और तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है। तो एक शर्मिला जीव है और यह राजस्थान में सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाएगा। ये होगी जंगली पशु के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो पालतू जो पशु है वो है ऊंट। राज्य का पालतू राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है। तो इसका उपनाम क्या है, रेगिस्तान का जहाज। बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आप जानते हो। इसकी सिर्फ हमें याद ये करना है कि राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु के रूप में दर्जा दिया। कब दिया, 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया, वो भी पालतू श्रेणी के अंदर। तो ऊंट हमारा क्या है, राज्य पशु पालतू श्रेणी में, और इसे 30 जून 2014 को क्या दे दिया गया, राज्य पशु का दर्जा। और जिसकी घोषणा की गई थी 19 सितंबर 2014 को। तो 30 जून को तो यह चीज मान ली गई थी, लेकिन घोषणा कब की गई, 19 सितंबर 2014 को।
राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला हम बात करें तो बाड़मेर है, और सबसे कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पे मिलेंगे? बाड़मेर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में। बात करें हम नस्लों की, तो ऊंट की नस्ल के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, जब आप नस्लों में पढ़ो तो जरूर निश्चित रूप से पढ़ लेना। ऊंट की नस्ल देखो, एक तो गोमट ऊंट होता है, नाचना ऊंट होता है, जैसलमेरी ऊंट होता है, अलवरी ऊंट होता है, सिंधी ऊंट होता है, कच्छी ऊंट होता है, और बीकानेरी ऊंट होता है, और भी बहुत इसकी नस्ल होती है, तो ये याद करना है। और राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है, जिनको ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। किनको? पाबूजी को। उसके बाद में हम आगे और बात करें कि राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। तो ऊंट के जो खाल होती है, जो बाल वगैरह होते हैं, उस पर जो आकृतियां कोरी जाती है, उनको क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को क्या कहा जाता है? कापी कहा जाता है। तो ऊंट की खाल से ठंडे पानी के जो जलपात्र बनाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे? हम कापी कहेंगे। और ऊंट के बालों पे जो नक्काशी की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उस्ता कला कहेंगे। ऊंटनी के दूध में क्या होती है? विटामिन सी है, वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी। और बीकानेर में स्थित जो उरमुल जो डेयरी है वो भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। बीकानेर में है कौन सी डेयरी? उरमुल डेयरी है, और भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। गोरबंद है वो राजस्थान का ऊंट का श्रृंगार गीत है। गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत माना जाता है। और ऊंट की नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण है वो गिरबान कहलाता है। ग्रामीण एरिया में जो भी है वो लगभग सभी जानते होंगे कि जो ऊंट की जो नास होती है उसमें जो एक लकड़ी का जो डाला जाता है, एक आभूषण कह सकते हो आप, तो उसको क्या कहते हैं? हम गिरबान कहते हैं। और एक बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाल नाम से ऊंटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। तो गंगा रिसाल ऊंटों का जो एक जत्था है वो किसने शुरू किया? गंगा सिंह ने, जो जिसे प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया और बाद में बीएसएफ में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो ये हो गया ऊंट और चिंकारा। उसके पहले हमने बात की खेजड़ी के वृक्ष की। आगे हम बात करते हैं उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान का राज्य पक्षी। कमेंट करके मुझे जरूर बता दो एक बार कि आपको क्लास है वो कैसी लग रही है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी को। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? एरोडेटिस नेग्रिसेप्स है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको हम कह सकते हैं सोन चिड़िया भी कह सकते हैं, शर्मिला पक्षी भी कह सकते हैं, हुकना भी कह सकते हैं, और गुरायन भी कहा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी है, क्योंकि एक पर्सन आएगा और जो एग्जामिनर है वो भी जानता है कि ये एक छोटा टॉपिक है जिससे पढ़ेंगे लोग, तो इसमें क्या करना है? आपको डीपली आपको पढ़ लेना है। जैसे इसके उपनाम हो गए सोन चिड़िया है, शर्मिला पक्षी, हुकना, गुराइन। गोडाउन है वो राज्य का राज्य पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है एरोडोटिस नेग्रिसेप्स भी है इसका वैज्ञानिक नाम। अब बात आती है इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा मिला, वो मिला 1981 में। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा मिला 1981 में। अब हम बात करें ये कहां पर पाया जाता है? तो जैसलमेर का के मरु उद्यान, सोरसेन 12 व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में जो ये गोडाउन है वो पाया जाता है। कहां पे? जैसलमेर मरु उद्यान में, सोरसेन 12 में, और अजमेर के सोकलिया क्षेत्र है वो इस गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें देखो कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली जो लाल डाटा पुस्तक है इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब बहुत ज्यादा लुप्त होने वाली प्रजाति के रूप में इसमें इस बुक में इसको शामिल किया गया। इसलिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो जो राज्य पक्षी अपना जो ग्रेट इंडियन बर्स्ट है इसको क्या रखा गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में। क्यों? क्योंकि यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। तो यह बात होगी गोडाउन के बारे में जो राज्य अपना क्या है? पक्षी है।
और भी इसकी बात करें कि यह क्या है, एक सर्वहारी पक्षी है। हमें से पूछा जाए कि गोडाउन किस प्रकार का जीव है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, तो किस प्रकार का जीव है, यह सर्वाहारी जीव है। और इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना है, किंतु प्रमुख खाद्य है वो टिड्डे आदि कीट है। और यह सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। और यह पक्षी बेर के फल भी क्या करता है, पसंद करता है। तो सर्वहारी प्रकार का जीव है। उसके बाद में हम बात करें राज्य का पुष्प। राजस्थान राज्य का पुष्प जो क्या है, एक रोहिड़े को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है। किसको, रोहिड़े को। जो ग्रामीण एरिया से जो आते हैं, जो खेत खलिहान में जाते हैं, उनको ये चीज देखने को मिलती है कि जो राजस्थान में जो राज्य का पुष्प है वो क्या है, रोहिड़े का जो है वो फूल है। और वानस्पतिक नाम क्या है इसका, टिक्कोमेला एंडुलेटा। तो रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछे या वानस्पतिक नाम हमसे पूछे तो क्या बताना है, टिक्कोमेला एंडुलेटा हमें बताना है। और राजस्थान का राज्य पुष्प है। अब देखो इसके अन्य नामों की हम बात करें तो इसे मरुस्थल का सांगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल का सांगवान। मारवाड़ टिक भी का क्या कहा जाता है, रोहिड़े को कहा जाता है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, वानस्पतिक नाम टिक्कोमेला एंडुलेटा, अन्य नाम इसके क्या हो जाएंगे, मरुस्थल का सांगवान, मारवाड़ टिक। उसके बाद हम बात करें, देखो रोहिड़े को राजस्थान की मरुशोभा भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। रोहिड़े को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। अब बात करें कि इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना है कि रोहिड़े के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को क्या कर लिया गया, राज्य पुष्प के रूप में दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया, 21 अक्टूबर 1983 को। तो 21 अक्टूबर 1983 हमें याद रखना है कि राज्य पुष्प का दर्जा है वो रोहिड़े को दे दिया गया। राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, वानस्पतिक नाम टिक्कोमेला एंडुलेटा है, और इसके अन्य नाम मरुस्थल का सांगवान और मारवाड़ टिक भी है। अब ये कहां पर पाया जाता है सर्वाधिक, तो राजस्थान में जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, अजमेर है, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम बात करें राजस्थान का राज्य नृत्य की, हम बात करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही क्लास है वो रेगुलर आपके लिए लेके आता रहूंगा, जो आपका एक एक क्वेश्चन है वो सही करवाने में मदद करेगा। पर आपसे इसमें सहयोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दो सभी के पास। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। और यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। तो देखो राजस्थान का राज्य नृत्य की हम बात करें तो घूमर को ही माना जाता है और यह परंपरागत लोक नृत्य है। अब देखो घूमर है वो पहले जब राजा महाराजाओं का जो काल था उसी में इसकी जो मूल जो रूप है वो देखने को मिलता था। अभी की हम बात करें तो बहुत सारी जगह है वो दिखाया जाता है, लेकिन जो शुद्ध रूप हम बात करें तो राजा महाराजाओं के जो टाइम में था वो एकदम दिखाया जाता था, जो शुद्ध जो हम जिसको हम घूमर कह सकते हैं, जो एक परंपरागत तरीके से था। इस नृत्य में महिलाएं एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए क्या करती है, नृत्य करती है। हमारा राज्य नृत्य कौन सा, घूमर, और परंपरागत लोक नृत्य भी कह सकते हैं। और घूमर प्राय विशेष अवसर जैसे विवाह समारोह, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। तो महिलाएं ही भाग लेती है इसमें, पुरुष भाग है वो नहीं लेते घूमर नृत्य में। उसके बाद में राजस्थान का जो राज्य जो गीत है, राजस्थान का राजकीय जो गीत है हम राज्य गीत कह सकते हैं, तो ये कौन सा है, केसरिया बालम। तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा, केसरिया बालम। और ये किस पर आधारित है, तो जो लोक गीत जो डोला मारू की प्रेम कहानी है इससे ये जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान का राजकीय गीत केसरिया बालम, और यह किससे जुड़ा हुआ है, डोला मारू की जो प्रेम कहानी है वो उससे जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर यह गाया गया। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। हमसे यह पूछे ना कि गाया किसने सबसे पहले, तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। लेकिन हमसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो किसने दिलाई, तो बीकानेर की अल्लाह जिला बाई है, उसने इसको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिला दी, पहचान दिला दी। तो केसरिया बालम गीत सबसे पहले किसने गाया, उदयपुर की मांगी बाई ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई, बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने। और अल्लाह जिला बाई को राज्य की क्या कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है, बाईजी के नाम से जाना जाता है। और इस गीत को मांड गायकी में गाया। तो अल्लाह जिला बाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई केसरिया बालम गीत को, और इनको क्या कहा जाता है, मरु कोकिला, बाईजी भी कहा जाता है। और इस गीत को किस शैली में गाया, मांड गायकी में गाया।
और अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तो अल्लाह जिला बाई ने क्या किया था, इस गीत को सबसे पहले किसके दरबार में, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में बीकानेर में गाया था। अब हम बात करें राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। और इसको 1948 में क्या कर लिया गया था, बास्केटबॉल को राज्य का खेल घोषित कर दिया गया था। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में इसको घोषित कर दिया गया राज्य खेल के रूप में। और इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी हैं जो भाग लेते हैं, जिसमें देखो दे रखा है कि इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें भाग लेती है। तो हम एक टीम की बात करते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है खेल 2 टीमों में होता है। इस खेल को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ फीबा के नाम से इसको जाना जाता है। तो 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा मिला, 5 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और इसको नियंत्रित कौन करती है, फीबा नियंत्रित करती है। अब हम बात करें कि राज्य की मिठाई कौन सी है, तो राज्य की मिठाई आप सब जानते हो कि जो राज्य की जो मिठाई है वो कौन सी है, घेवर को माना जाता है। राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है, घेवर। घेवर क्या होती है, एक डिस्क के आकार की राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है। और यह मिठाई यहाँ कई वर्षों से प्रसिद्ध है और अधिकतर त्योहारों जैसे मकर संक्रांति है, गणगौर है, तीज है, रक्षाबंधन के दौरान इसकी मांग अधिक होती है। और जयपुर का तीज उत्सव घेवर के बिना अधूरा माना जाता है। तो राज्य का मिठाई कौन सी, घेवर। और जयपुर की जो तीज उत्सव है वो घेवर के बिना क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इसे बनाने में मैदा, देसी घी, दूध, केसर, इलायची पाउडर, चीनी का उपयोग किया जाता है। और बाजार में घेवर के विविध प्रकार, रबड़ी घेवर, मलाई घेवर, मावा घेवर, पनीर घेवर आदि भी इसमें मिलते हैं। तो ये राज्य की मिठाई हुई। अब हम बात करें राजस्थान की जो राज्य की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी को माना जाता है। राजस्थान की राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी को माना जाता है। अब हम बात करें, देखो 2-3 चीज और है जिसमें हम बात करें कि राज्य की जो राजभाषा है वो मैंने बता दिया, ऊपर हिंदी है। राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा को माना जाता है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र। तो राज्य का शास्त्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है, कथक। और राज्य के कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो राज्य के कवि सूर्यमल मिश्रण, राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक और राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा। तो ये बात होगी आपके प्रतीक चिन्हों के बारे में। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं इसमें करवा दिए। मेरे ख्याल से अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो आपका प्रतीक चिन्ह को लेकर कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। एक प्रश्न आपने क्या कर लिया है, पक्का कर लिया है। तो इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके सिलेबस में से निकाल के लेके आऊंगा, जो आपका एक एक प्रश्न है वो मजबूत करते जाएंगे। और हम 25 दिन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वो कर लेंगे, क्योंकि मैटर है वो बहुत बड़ा। उनमें से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इसमें सहयोग चाहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप स्टेटस है, जहाँ पे भी आप कर सको करना है आपको। और कमेंट भी जरूर करना है। इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे PDF चाहिएगी, क्योंकि क्लास हमने देख ली और क्लास देखने के बाद में आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।